गाइस सोचो आपने अमेज़न से 100 आइटम्स ऑर्डर किए हैं और आपका हर एक आइटम अलग-अलग ट्रक से आ रहा है। लाइक 100 आइटम्स हैं तो 100 ट्रक्स आ रहे हैं आपके आइटम्स को डिलीवर करने के लिए। प्रीटी स्लो राइट? ऐसा ही कुछ होता था एचटीटीपी 1.0 में। अब सोचो कि आपका अलग-अलग ट्रक की जगह एक ही ट्रक में आपके सारे आइटम्स आ रहे हैं, बट जब वो ट्रक से आइटम्स अनलोड होंगे तो एक-एक करके होंगे, लाइक सीक्वेंशियल होंगे। ऐसे ही कुछ हमारा होता था एचटीटीपी 1.1 में। देख पहले से तो थोड़ा सा फास्ट हो गया, मतलब एक ही ट्रक में सारे आ गए, बट स्टिल बहुत फास्ट नहीं होगा। अब सोचो कि आपका एक ट्रक है, मतलब उससे आपके आइटम्स आ गए, बट जब अनलोड हो रहे हैं आपको डिलीवर करने के लिए तो वो पैरेलल में हो रहे हैं, मतलब एक साथ 10 हो गए, एक साथ 20 हो गए, एक साथ 30 हो गए, इस तरह से ना। दिस टाइम दिस विल बी वेरी फास्ट, मतलब एक ही ट्रक है, उसमें सारे आइटम्स आपके आ गए और पैरेलल में वो आपके पास डिलीवर भी हो रहे हैं अनलोड होके। तो ऐसा ही कुछ हमारा होता था एच टी टी पी टू में। अब सोचो कि ट्रक का कॉन्सेप्ट ही खत्म करो। अब जो भी आपके आइटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली ड्रोन से आपके पास उड़ के आ रहे हैं। सोचो कितना फास्ट होगा ड्रोन से आ रहे हैं तो, राइट? ऐसे ही कुछ हमारा होता था एच टी टी पी थ्री में। तो यही हमारी कुछ कह लो स्टोरी है एच टी टी पी के एवोल्यूशन की, कि कैसे 1.0 से इम्प्रूवमेंट्स होते होते वो थ्री तक आया। तो इसको डिटेल में देखते हैं कि ये एच टी टी पी का एवोल्यूशन हमारा कैसे हुआ था। ओके, चलो पहले देखते हैं एच टी टी पी 1.0 के बारे में। ये 1996 में आया था हमारा, और ये एक टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल था। मतलब जो भी डेटा मेरा ट्रांसफर होता था वो प्लेन टेक्स्ट में होता था, फॉर एग्जांपल जेसन। अब इसमें क्या था कि जो भी रिक्वेस्ट मेरी होगी, हर एक नई रिक्वेस्ट के लिए हर बार नया टीसीपी कनेक्शन बनेगा। इससे क्या मतलब है इसका? तो मान लो ये मेरा क्लाइंट है और ये मेरा सर्वर है। तो पहले मुझे अगर रिक्वेस्ट भेजनी है एक सर्वर तक क्लाइंट से, तो पहले तो मेरा टीसीपी कनेक्शन सेटअप होगा और यहाँ पे बनेगा मेरा टीसीपी हैंडशेक। अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न है अगर कि टीसीपी कनेक्शन मेरा कैसे बनता है, हैंडशेक कैसे होता है, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है इस पे, जिसका लिंक आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब मान लो मेरा टीसीपी कनेक्शन सेटअप हो गया, उसके बाद मेरा रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट सर्वर को और रेस्पॉन्स ले लेगा। अब इस टाइम पे मेरा जो कनेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। अब मुझे मान लो एक और अगर रिक्वेस्ट भेजनी थी, तो सेम कनेक्शन बनेगी, नया कनेक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, फिर से मेरा टीसीपी हैंडशेक होगा, फिर मेरी रिक्वेस्ट भी जाएगी और उसका रेस्पॉन्स मिलेगा, एंड देन कनेक्शन क्लोज। फिर अगर और मुझे भेजना है देन अनदर कनेक्शन बनेगा मेरा। तो इस वजह से काफ़ी स्लो रहता था। इसमें कोई भी परसिस्टेंट कनेक्शंस नहीं थे, मेरे हर बार नया बनता था। इस वजह से ये बहुत इनएफिशिएंट था हमारा मॉडर्न वेबसाइट्स के लिए। सोचो अगर मॉडर्न वेबसाइट है जिसमें मेरी बहुत सारी इमेजेस हैं, सीएसएस फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, तो हर एक रिसोर्स के लिए मेरा नया कनेक्शन बनेगा। प्रिटी मैसी एंड स्लो, राइट? तो अब यहाँ पे अगर देखो कि रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करें, तो आप ऐसा सोचो कि आपने अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया, आपने उससे कुछ पूछा कि हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है, और उसने आपको बता दिया और तुरंत आपने फ़ोन काट दिया, आपने फिर दोबारा फ़ोन करा और आपने उससे कुछ और पूछा। तो ऐसे जितनी उससे बात करोगे, हर बार आपको हर बार कॉल कट के नया फिर से कॉल करना पड़ेगा। कितना स्लो रहेगा, राइट वो? तो ऐसा कुछ था हमारा एस टी डी 1.0 में। अब इसका यूज़ केस था जो अर्ली में जो वेबसाइट आई थी स्टैटिक्स वाली, जिसमें मोस्टली हमारा एच टी एम एल ही होता था और बहुत कम इमेजेस होती थी, तब हमारा ये यूज़ होता था। अब देखते हैं इसके बाद एच टी टी पी 1.1 में क्या इंप्रूवमेंट्स हुए इससे। ये हमारा 1997 में आया था और इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट्स की गई एच टी टी पी 1.0 के ऊपर। तो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट जो इसमें थी, इसमें परसिस्टेंट कनेक्शंस हो सकते थे कीप अलाइव से। मतलब क्या है इसका? मतलब एक ही कनेक्शन के ऊपर हम मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकते थे। ऐसा नहीं जैसे एच टी टी पी 1.0 में था कि हर रिक्वेस्ट के लिए नया कनेक्शन आएगा। यहाँ पे एक ही कनेक्शन होगा, उस पर हम मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। देखो कैसे। ये मेरा क्लाइंट है, मेरा सर्वर है। अब क्लाइंट को अगर रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर को, तो अगेन पहले क्या होगा, मेरा टीसीपी कनेक्शन सेटअप होगा, टीसीपी हैंडशेक होगा मेरा, फिर वो रिक्वेस्ट भेजेगा, उसका रेस्पॉन्स लेगा। देन फिर से रिक्वेस्ट भेजनी है उसको, तो उसी कनेक्शन में भेज देगा रिक्वेस्ट बी, उसका रेस्पॉन्स ले लिया, ऐसे रिक्वेस्ट सी भेज दी एंड सो ऑन, और लास्ट में मेरा कनेक्शन क्लोज हो गया। तो ये पहले से तो फास्ट था, बट इसमें एक ये दिक्कत थी कि है तो देखो अभी भी ये टेक्स्ट बेस्ड थी। और दूसरा दिक्कत जो थी, जो पहले भी थी और जो अब भी हमारी रहेगी, दिस इज हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर मेरी कोई एक रिक्वेस्ट डिले हो गई तो बाकी जो भी हैं वो सारे उसके पीछे वेट ही करते रहेंगे, उनको नहीं भेज सकते तुम। देखो यहाँ पे मान लो अगर मेरा जो रिक्वेस्ट ए चल रही है और यहाँ पे अगर मेरा जो रेस्पॉन्स ए का है वो स्लो हो गया, मतलब फॉर सम एनी रीज़न, तो उस केस में क्या होगा, जो मेरा बी और सी है वो भी मेरा वेट करेंगे जब तक मेरा ये पूरा नहीं हो जाता। समझे? तो इस वजह से कह सकते हो कि स्लो तो अभी भी है, ठीक है, बट हाँ पहले से इम्प्रूव हो गया क्योंकि सिंगल टीसीपी कनेक्शन है। इसको आप रियल लाइफ से आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। मान लो अपने दोस्त को फ़ोन किया,
तो आपकी कॉल तो वही चल रही है, आप अगेन एंड अगेन उसे फिर से कॉल नहीं कर रहे। बट अगर आपके दोस्त ने कोई भी आंसर करने में थोड़ा सा डिले कर दिया, तो सारे आंसर्स के लिए उसको आपको वेट करना पड़ेगा। अब इसका यूज़ केस क्या है? जो डायनामिक साइट्स जब मेरी आई, जिसमें मेरे मल्टीपल सोर्सेज थे, इमेजेस थी एट्सेट्रा, और जैसे आपको मालूम अमेजोन के प्रोडक्ट पेज हो गए या ब्लॉग पेजेस हो गए, उसमें हमारा यूज़ होता था। अब देखते हैं HTTP 2। ये आया हमारा 2015 में। अब ये था मेरा बहुत बड़ा अपग्रेड, पहले के दो प्रोटोकॉल्स के ऊपर बहुत मेजर इंप्रूवमेंट इसमें हुए। और देखते हैं वो क्या थे। सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट जो इसमें हुआ वो तो ये था कि इसमें जो है टेक्स्ट बेस्ड नहीं था, मतलब डेटा जो हम ट्रांसफर करते थे वो टेक्स्ट की फॉर्म में ना करके बाइनरी फॉर्म में करते थे। मतलब डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो बाइनरी फॉर्म में हो रहा है, जिस वजह से वो क्या होता था, मेरा बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता था टेक्स्ट बेस से। और दूसरा इंप्रूवमेंट इसमें यह हुआ कि इसमें मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। मल्टीप्लेक्सिंग से इसका मतलब ये है कि हम एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को भेज सकते थे साइमल्टेनियसली एक ही टीसीपी कनेक्शन में। मतलब क्या है इसका? देखो, ये मेरा क्लाइंट है, मेरा सर्वर है। अब टीसीपी कनेक्शन बना, मेरा टीसीपी हैंडशेक हुआ, वो तो मेरा हो गया यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, मैंने एक साथ ही देखो यहाँ पे ए की रिक्वेस्ट भेज दी, बी की भेज दी, सी की भेज दी। मैंने यहाँ पे वेट नहीं करा कि हाँ भाई पहले ए की भेजने के बाद रिक्वेस्ट मेरा बी का रेस्पॉन्स आ जाए, उसके बाद ही मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा इसकी, मैंने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद उनके रेस्पॉन्स भी तुम्हारे ऐसे ही आ गए, देखो ए का आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया। तो और उसके बाद फाइनली हमारा कनेक्शन क्लोज हो गया। तो दिस वॉज वेरी फास्ट कंपेयर टू अर्लियर वर्जन्स। बट HTTP 2 भी हमारा हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग से सफ़र करता है। देखते हैं कैसे। आप सोच रहे होगे कि अनिकेत भाई, यहाँ तो मेरे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स सब पैरेलल में हो रहे हैं, फिर भी मेरा हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग कैसे है? वो इसलिए है क्योंकि इवन दो दे आर इन पैरेलल, बट अभी भी वो मेरे सिंगल टीसीपी कनेक्शन पर ही वर्क कर रहे हैं सारे। और टीसीपी में मेरा क्या होता है, टीसीपी मेक श्योर करता है कि जो मेरे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में ही जाए। देखते हैं कि यहाँ पे फिर क्या दिक्कत आ रही है। अब सोचो यहाँ मेरा ये पैरेलल में चल रहा है, मेरा A B C। अब सोचो जब मेरा रेस्पॉन्सेज मान लो मेरे आ रहे थे, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब रेस्पॉन्स मेरा मान लो जो बी का है, मान लो बी मेरा पार्ट्स में जा रहा है, मतलब नेटवर्क पैकेट्स के। अब जो मेरा मान लो जो कुछ पार्ट मेरा बी का था वो डिले हो गया, ठीक है? तो टीसीपी जो है क्या करेगा, सब कुछ छोड़ देगा और पहले ही विल मेक श्योर कि जो मेरा रेस्पॉन्स बी है वो मेरा कंप्लीटली पहले ट्रांसफ़र हो जाए, और बाकी सबको वो रोक देगा। तब तक मेरा सी जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा मेरा, मतलब ऑर्डर में ही जाना चाहिए। तो इस वजह से हमारा यहाँ पर भी जो है हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग होती थी, और यहाँ पर उसके बाद मेरा कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। और दूसरा इसमें एक चीज़ और थी यहाँ पे, कि यहाँ पे हेडर कंप्रेशन आ गया। मतलब पहले हम देखते हैं जो भी हमारे हेडर्स जाते हैं, राइट, मतलब कुकीज़ हो गए आपके, या फिर जो भी हेडर्स आप लोग देते हो, लाइक कैशिंग रिलेटेड और एनी, तो उसको आप यहाँ पे कंप्रेस कर सकते थे यूजिंग हेडर टेबल्स या फिर हॉफमैन इनकोडिंग, और जिसकी वजह से वो हमारा और फास्ट हो गया। तो एक और चीज़ यहाँ पे अच्छी आई कि यहाँ पे अब जो है सर्वर क्या कर सकता था, वो सेंड कर सकता था रिसोर्सेज इवन बिफोर क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर देम, मतलब सर्वर पुश कर सकता था क्लाइंट की तरफ पहले ही। और दूसरा कह सकते हो अब इसका यूज़ केस क्या था। यूज़ केस जो मेरी मॉडर्न वेबसाइट रहती हैं जिसमें लॉट्स ऑफ इमेजेस हैं मेरी, या फिर स्क्रिप्ट्स हैं, स्टाइल्स हैं, आप या फिर लेटेस्ट आप देख सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई या न्यूज़ पोर्टल्स हो गए, वो इनका यूज़ केस था। चलो देखते हैं HTTP 3। अब ये कह सकते हो एक तरह से हमारा गेम चेंजर था। एक तो इसमें टीसीपी का यूज़ नहीं था, ये जो हमारा बेस था वो क्विक पर बेस्ड था, जो कि इटसेल्फ मेरा यूडीपी पर बेस्ड है। तो इसमें मेरा कोई टीसीपी की जो हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग थी वो नहीं थी। देखते हैं इसमें कैसा होता है। इसमें क्या होता था बेसिकली मेरा, सबसे पहले तो मेरा देखो यहाँ पे क्विक क्विक हैंडशेक सेटअप हुआ। टीसीपी नहीं है यहाँ पे, क्विक हैंडशेक इसको बोलेंगे हम, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। और यहाँ पे मेरी इंडिपेंडेंट स्ट्रीम्स थी। मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरी पैरेलल में ये चल रहा है, रिक्वेस्ट ए, रिक्वेस्ट बी, रिक्वेस्ट सी, और उनके रेस्पॉन्सेज मुझे मिल रहे हैं अगर, तो हर एक की जो मेरी है वो स्ट्रीम अलग है रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स की। जैसे देखो, रिक्वेस्ट ए की मेरी स्ट्रीम 1 चल रही है, रिक्वेस्ट बी की मेरी जो है स्ट्रीम वो 2 चल रही है, एंड सो ऑन। तो अगर मेरा किसी एक स्ट्रीम में पैकेट लॉस हो भी गया तो जो मेरी बाकी की स्ट्रीम है वो मेरी रुकेंगी नहीं, वो मेरी चलती रहेंगी, डेटा मेरा ट्रांसफ़र करती रहेंगी। तो यहाँ पे मेरी जो हेड ऑफ द लाइन ब्लॉकिंग थी उसको रोक दिया गया। तो ये बहुत बड़े इंप्रूवमेंट था। और इसमें इंप्रूवमेंट ये आया कि इसमें TLS 1.3 बिल्ट इन आया। मतलब हमेशा ये इनक्रिप्टेड रहेगा, कोई एक्स्ट्रा हैंडशेक इसमें नहीं है, ये हमेशा मेरा इनक्रिप्टेड रहेगा। और दूसरी इसमें ये चीज़ आई, ये ज़ीरो RTT कनेक्शन सेटअप था। ज़ीरो RTT से इसका ये मतलब है कि ज़ीरो राउंड ट्रिप टाइम। मतलब क्या होता है कि मान लो पहला अगर मैंने एक बार हैंडशेक कर लिया और TLS से,
और उसके बाद जो भी उसकी क्रिप्टोग्राफिक डिटेल्स है वो सेव हो गई, तो अगेन एंड अगेन मुझे फिर से हैंड चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। जो तो जब नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा तो कोई राउंड ट्रिप नहीं करेगा, मतलब जीरो राउंड ट्रिप में ही रही, और वहीं से इंस्टेंटली मेरा सेशन से वो रिज्यूम हो जाएंगे उसके। और यहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत अच्छे से मेरा काम किया जब मेरे मोबाइल नेटवर्क्स जो भी होते हैं जिसमें आप लोग पैकेट लॉस मेरा होता रहता है या फिर स्विच ऑफ करते रहते हो वाईफाई या मोबाइल डेटा के बीच में, उस केस में वो अच्छे से यूज़ होता है हमारा। तो इसका यूज़ केस के आगे कह सकते हो जब भी आप स्ट्रीमिंग देखते हो, लाइक यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, नेटफ्लिक्स पे देखते हो, गेमिंग करते हो, या मान लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, मोबाइल ब्राउजिंग करते हो, इन सब में HTTP 3 का बहुत अच्छे से यूज़ है। तो ये तो था इन प्रोटोकॉल्स के बारे में। अब एक एक मिथ क्लियर कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो मेरा रेस्ट है वो तो मेरा HTTP 1 पे ही चलेगा, और HTTP 2 पर मेरा सिर्फ GRPC चलेगा या 3 पर। तो ऐसा नहीं है गाइस, दैट इज़ अ मिथ। कोई रेस्ट जो है मेरा बस एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है। अगर मेरा सर्वर और क्लाइंट सपोर्ट करे तो रेस्ट मेरा HTTP 2 पर भी चल जाएगा, इनफैक्ट HTTP 3 पर भी चल जाएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये भी एडवांटेज ले सकता है जो मेरे HTTP 2 की और 3 की होती हैं, बट दिक्कत थोड़ी सी इसमें ये आ जाती है, या कह डिफरेंस ये कह सकते हो कि रेस्ट जब डिज़ाइन हुआ था मेरा वो HTTP 1.1 के एरा में हुआ था। तो जो भी उसके इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो उसके सारे फीचर्स को, मतलब HTTP 2 के सारे फीचर्स को लेवरेज नहीं कर पाता है जितने अच्छे से मेरा GRPC कर पाता है। क्योंकि जब मेरा GRPC है वो डे 1 से मेरा बनाया गया था HTTP 2 को लेके, तो वो सारे फीचर्स को कर लेता है लेवरेज, बस ये डिफरेंस है। बट यू कैन नेवर से कि रेस्ट मेरा यूज़ नहीं हो सकता HTTP 2 में। ओके, सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हाँ, रेस्ट कैन रन ऑन HTTP 2 और इवन HTTP 3, बट GRPC इज इंजीनियर टू अनलॉक फुल पावर ऑफ HTTP 2। दिस इज़ वाई हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो भी हमारी बेस्ट चॉइस रहती है जब हमें हाई परफॉर्मेंस सर्विसेज में कम्युनिकेट करना होता है तो हम GRPC यूज़ करते हैं, रेस्ट नहीं यूज़ करते हैं। तो गाइस यही था मेरा इस सब के बारे में। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम से कभी देखो कि आपकी कोई यूट्यूब की वीडियो है या नेटफ्लिक्स पे आप कोई वीडियो देख रहे हो और वो आपकी बफर नहीं कर रही है, तो समझ जाना उसके पीछे HTTP 3 लगा है। और अगर आपको ऐसा ही और वीडियोस चाहिए और अच्छी अच्छी वीडियो जिससे आप सिस्टम डिज़ाइन अच्छे से सीख पाओ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, और कौन से टॉपिक से वीडियो चाहेंगे वो भी बताइए मुझे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।